बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त कमाल काम कर रहे हैं। यानी ऐसा छक्का वो मारने के लिए जा रहे हैं जिसकी गूंज अगले कई दहाइयों तक सारी दुनिया को सुनाई देती रहेगी। और ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो शायद कोई नहीं कर सका, वो अब ये करने जा रहे हैं। सऊदी अरब ने अब फैसला किया है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई ख़त्म करवाएं और टॉक्स शुरू करवाने जा रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सऊदी अरब अब ऐसा ब्रिज का किरदार अदा करने जा रहा है जो इसराइल के लिए बहुत ख़तरनाक है और उसके सीने में डायरेक्टली, जिस तरह कहते हैं कि वो खंजर मारना, वो काम होने जा रहा है। अब ये सीन क्या है? देखिए, सऊदी अरब ने इस वक्त प्लान ये किया है कि वो, जो आपको पता है, रिसेंटली ट्रंप ने कहा है कि ईरान एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, इसके लोग बड़े अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ ईरान कामयाब हो, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल नहीं वो रखेगा। अब इस सारी सूरत हाल में जो इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है वो ये है कि आपको पता है कि अगले चंद दिनों और हफ्तों के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की होने जा रही है मुलाकात, और वो मुलाकात होगी सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब इस पूरे रीजन का किंग है और वो बनने जा रहा है। आपको पता है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी सऊदी अरब में हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं वो किसी के साथ भी नहीं, वो इतने करीब हैं, उनके इतने करीब हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ईरान के साथ उनकी पहली सुलह हो चुकी है। तो उन्होंने फैसला ये किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान टॉक शुरू करवाई जाए और इनके दरमियान टॉक शुरू करवाकर जो लड़ाई है वो ख़त्म करवाकर एक डील फाइनलाइज करवा ली जाए। वो डील, चाहे आप सऊदी अरब के अंदर जिस तरह कतर ने रोल प्ले किया है गज़ा के हवाले से, और आप सबको पता है कि कतर ने जो अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी रोल प्ले किया, सऊदी अरब अब ये काम करने के लिए जा रहा है, वो रोल प्ले करने जा रहे हैं ताकि ईरान के नुमाइंदे और अमेरिका के नुमाइंदे रियाज के अंदर बैठे, मुलाकात हो, आपस में इनके मामला तय हों और कोई डील फाइनलाइज हो जाए। उस डील के तहत ईरान एटमी ताकत नहीं बनेगा, ईरान को कोई पैकेज मिल जाए, जो भी सूरत हाल हो वो सऊदी अरब करे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ये बड़ा ही कमाल इनिशिएटिव होने जा रहा है। इससे होगा क्या कि ईरान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी। देखिए, ईरान के लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा दुनिया में जहानत के लिहाज से तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं। यानी वो इतने ज़हीन लोग हैं कि इतनी पाबंदियां होने के बावजूद भी उन्होंने क्वालिटी के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनके मिसाइल प्रोग्राम आप सब देख लें किस लेवल पर उन्होंने सब कुछ पैदा किया। तो लिहाजा वो ये सारे का सारा काम करने के लिए जा रहे हैं। तो एक तो ये डेवलपमेंट है कि इस सारी सूरत हाल में जब पाबंदियाँ हटेंगी तो ईरान की इकोनॉमिक बूस्ट जो होगा, उनकी जो करेंसी होगी वो आसमान को छू जाएगी, और फिर पाबंदियाँ हट जाएंगी, बड़े पैमाने पर उनका तेल मार्केट में आ जाएगा। तो ये बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट है। अब इसकी सबसे ज़्यादा, यानी समझ लीजिएगा, तकलीफ किस मुल्क को हो रही है? इसराइल को। आज आप ज़रा गौर करें कि सेक्रेटरी स्टेट आते हैं अमेरिका के और वो आकर नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उनको कहता है कि जी ठीक है, मैं तो हमला करने के लिए जा रहा हूँ और मैं हमला करूँगा, हर सूरत करूँगा, ईरान पर भी, जाहिर सी बात है गज़ा पर भी। इस सारी सूरत हाल के अंदर आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, अगर सऊदी अरब ये काम और ये डील फाइनलाइज करवा देता है तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। फिर जाहिर सी बात है, लड़ाई अगर ख़त्म हो जाएगी तो यूरोप भी पाबंदियाँ हटा लेगा, फिर वो पाबंदियाँ हटा लेंगे तो इस सूरत हाल के अंदर वो न्यूक्लियर डील का जो मामला हो जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। इस सारे मामले पर इसराइल के हाथ में क्या आएगा? देखिए, ईरान के पास इस वक्त बड़ी तादाद में मिसाइल हैं, असला है। उन्होंने अमेरिका को दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं और किस लेवल पर जाकर ये काम कर सकते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा काम ये होने वाला है कि इसराइल इस वक्त इस पोजीशन में है कि जहाँ पर वो ये चाह रहा है कि, असल में वो चाह क्या रहा है, वो ये चाह रहा है कि ईरान जिस लेवल पर पहुँचा है, मैं इसका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दूँ। आपको पता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी कहा है, वो चाह रहा है कि मैं एटमी प्रोग्राम तबाह करूँ, 25-30 साल पीछे चले जाए। और इस सारी सूरत हाल में अगर डील फाइनलाइज होती है, पाबंदियाँ हटती हैं, तो जाहिर सी बात है ईरान दुनिया में इकोनॉमिक बूस्ट होगा। आज के दौर में आपको पता है कि जिसका इकोनॉमिक बूस्ट होता है वही मुल्क आसमान पर जाता है, वही तरक्की करता है, वही सब कुछ करता है। तो ईरान के पास पैसा होगा, तेल वो देगा दुनिया को। देखिए, ईरान की सूरत हाल ये है
कि ईरान इस वक्त दुनिया में जो इलीगल यानी जो स्मगलिंग और दीगर तरीके से अपना तेल दे रहा है 50% डिस्काउंट पर देता है। तो सोचो वो सरवाइव कर गया। जब पाबंदियां हट जाएंगी तो अगर जो एक्चुअल रेट है मार्केट के अंदर उससे वो 30-40% डिस्काउंट दे दे तो सारी दुनिया भागकर ईरान की तरफ आएगी। ईरान का तेल बिकेगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, पाबंदियां हट जाएंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उनके लोग दुनिया भर में आ जा सकेंगे। ईरानियों में एक चीज़ बड़ी आला पाई जाती है, ये लोग अमेरिका चले जाएं, ये लोग कनाडा चले जाएं, ये लोग मिडिल ईस्ट चले जाएं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, यूरोप में भी चले जाएं, इनकी जो टाइज हैं चाहे इनकी अपनी गवर्नमेंट के साथ बने या ना बने, ये ईरानी रहते हैं क्योंकि इनकी बड़ी पुरानी हज़ारों साल एक तारीख रही है। तो लिहाजा वो अपनी उस तारीख को भूलते नहीं हैं। वो कहते हैं जी हम ईरानी हैं, हम इस लेवल पर हैं, हम ये काम करते हैं, तो लिहाजा ईरान बड़े पैमाने पर आगे जाता है। यही वजह है कि उनके लोग बेशक चाहे वो गवर्नमेंट को पसंद करे ना करे, वोट कास्ट करे ना करे, लेकिन ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के पास क्या जवाब रह जाता है फिर हमला करने का? अगर ईरान पर हमला नहीं करना तो फिर इस खत्ते के अंदर जंग का कोई मतलब ही नहीं है। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। देखिए सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली जो स्टांस लिया है, किसी ने इस लेवल का स्टांस नहीं लिया। नेतन्याहू के पैरों तले निकली है ज़मीन, उसको गुस्सा चढ़ा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है जब मोहम्मद बिन सलमान ने बात कही है कि भाई गज़ा के जो लोग हैं वो गज़ा में रहेंगे और ये जो प्लान है कि आप उनको बाहर निकालेंगे, हम ये किसी से तस्लीम नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि भाई ये सारे का सारा जो मामला है ये क्लियर हो, फ़लस्तीनियों को उनके रहने का हक मिले, उनको लैंड मिले और उसके बाद फिर हम इसराइल को तस्लीम करने की तरफ आएंगे, लेकिन 2 रियासी फार्मूला। और वो सबसे बढ़कर आगे इस लेवल पर जाकर कहते हैं कि 1967 की पोजीशंस पर ये लोग वापस आ जाएं। इसराइल इस बात को कभी हजम नहीं करता, लिहाजा इस वक्त जो मामला सामने आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि हालात क्या है और मामलात किस जानिब जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर अब इसराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस इतना ज़बरदस्त और बढ़ गया है कि उनको ये बात समझ आ रही है कि हमारा, देखिए नेतन्याहू ने गुस्से में आकर ये बात कही थी, अगर इतना ही शौक है सऊदी अरब को तो अपने मुल्क में ले ले, हाँ फ़लस्तीनियों को, उनके पास इतना बड़ा लैंड है। तो बात आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसराइलियों के दिमाग में अभी तक ये चीज़ बैठी हुई है कि यार हमें लैंड लेना है, हमें ज़मीन का टुकड़ा लेना है, हमें फलाना लेना है, हमने ये लैंड नहीं छोड़ना। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर दुनिया भर में चीज़ डिस्कस हो रही है। जब ये ट्रम्प ने ये कहा कि भाई गज़ा के लोग यहाँ से निकलेंगे, तो आपको पता है कि दुनिया भर से स्कॉलर्स ने ये बात कही है, अगर इतना ही शौक है तो आप इसराइलियों को फ्लोरिडा में भेज दें, आप एरिजोना में भेज दें, आप उनको ग्रीनलैंड में भेज दें, और दुनिया के बेशतर ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी है, तो इसराइलियों को भेजें। फ़लस्तीनी तो यहाँ पर हज़ारों साल से रह रहे हैं, इसराइली आए हैं ना 2000 साल के बाद, तो वो तो ज़मीन का टुकड़ा उनका था ही नहीं। तो आप अमेरिका में इनको रहने के लिए जगह दें। अमेरिका के पास 50 रियासतें हैं, तो वो क्यों नहीं जगह दे देता? एक रियासत दे देना इनको, बल्कि इनको तो आप थोड़ा सा भी टुकड़ा दे देंगे, अपनी बना ले मुल्क वहाँ पर और अलग मुल्क रह ले, बल्कि अमेरिका के अंडर रहेंगे तो ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन नहीं, वो चलते हैं, वो कहते हैं जी हम किताबों पर चलते हैं, हमने यहाँ पर वापस लौटना है, हमने इसके बाद 8 ममालिक को फतह करना है। तो ये सूरत हाल अब इसराइल जो सामने लेकर आ रहा है, अब उनको लग रहा है झटका। अगर ये सुलह हो जाती है अमेरिका की, और इमेजिन करें कि आने वाले वक्त में आप गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप की आयतुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात हो, अगर किम जोंग से हो सकती है तो इससे नहीं हो सकती। तो अगर मुलाकात हो तो इसराइल के ऊपर क्या बीतेगी? इसराइल देखिए, आज जब सेक्रेटरी स्टेट आया, बावजूद इसके कि वो इसराइल के बड़ा करीब है, उस तरह की सपोर्ट इनको मिली ही नहीं जो वो डोनाल्ड ट्रंप से चाह रहे थे कि हमें सपोर्ट मिले। वो तो चाह रहा था कि मैं सुबह ही हमला कर दूं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल अब पेश नहीं आ रही कि ये मामला ये समझ रहे। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल पूरी तरह इस वक्त इस पूरे खेल के अंदर यानी ट्रैप हुआ पड़ा है, और उसको ये लग रहा है कि जो प्लान मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, अभी तक वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात किस जानिब मुड़ेंगे, रुख क्या होगा, क्या मामला होगा, एक बात होता है कि इसराइल का ये जो प्लान ट्रंप ने उसको दिया है इतना अनरियलिस्टिक है कि इस पर दूर दूर तक अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप किसी भी वजह से
20-25 लाख लोगों को आप किसी भी मुल्क से निकाल नहीं सकते। आप क्या बमबारी करेंगे? आप क्या करेंगे? और आप ऐसी हरकत करेंगे तो उसके बाद दुनिया चुप रहेगी? ये नहीं हो सकता। सो लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर ना तो अमेरिका का प्लान कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, ना इसराइल का। होगा क्या? इसराइल एक ही काम करेगा, वो लड़ाई करेगा। और जब वो लड़ाई करेगा तो फिर पहले भी लड़ाई हो रही है, आने वाले वक्त में भी लड़ाई होगी। किस लेवल पर होगी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जा रहे हैं, क्या मामला हो रहा है, ये दुनिया आसानी से समझ लेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।